हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे हमें 4 मई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे है नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल। यहाँ पे बात हो रही है नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल। इसको देखेंगे हम, पूरी बात इसमें क्या कही जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है Government proposes panel to look into genuine human concern. Supreme Court say it is a step forward and a big uh, positive towards social acceptance of right of same sex couple to सॉरी, ये जो पीछे से आवाज़ है इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है ये देखो, 1 मिनट। तो इसमें कहा जा रहा है द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को वेडनेसडे को दैट इट was willing to form a committee headed by cabinet secretary to consider administrative measure for addressing genuine human concern। कि जो genuine human concern है उसको एडमिनिस्टर करने की बात यहाँ पर करी गई है। फेस बाय सेम सेक्स कपल, जो सेम सेक्स कपल है, ठीक है। तो सेम सेक्स कपल का मतलब ये हुआ कि आप जान ही रहे हो, मतलब लड़का लड़का लड़की लड़की जो मतलब उनको जो भी है in this daily lives in areas such as banking and insurance without delving into their petition for legal recognition of the same sex marriage। सेम सेक्स मैरिज को लेके उनकी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करने की बात यहाँ पे की गई है। इसमें कहा जा रहा है द गवर्नमेंट इज पॉजिटिव something can be done administratively regarding genuine concern of a same-sex couple. This could acquire coordination among different ministries. Therefore, we have decided, subject to the court approval, to form a committee headed by none less than the by नन लेस देन द कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब देखो, जो ये कमेटी बनाने की वो बात कर रहे हैं वो हेडेड हो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, कि मतलब वो लीड करे कैबिनेट सेक्रेटरी बाय ओके। और यहाँ पे और चीज़ें क्या कही जा रही है यहाँ से देखेंगे। द कमिटी विल गो इन टू देम एंड सी एज फार एज पॉसिबल एंड लीगली परमिसेबल हाउ दे कैन बी एड्रेस। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द सेंटर सबमिटेड बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो कुल मिला के ये जो न्यूज़ है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं उसको लेकर के जो यूनियन है मतलब सेंटर है वो रेडी हो गई है, ठीक है, ईज लिविंग ऑफ गे कपल्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? द चीफ जस्टिस सेड द कोर्ट कुड नाउ गो इनटू वेदर सेम सेक्स कपल हैव राइट टू cohabit together in a normal peaceable environment in our country without facing any form of discrimination societal or otherwise। मतलब एक तो ये करना कि वो जैसे सेम पीसफुल लाइफ जी पाए जैसे कि और कपल रह रहे हैं। द कोर्ट सेड द सजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू फॉर्म अ कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिकेट इट्स रेडीनेस टू रिकॉग्नाइज द इंसिडेंट ऑफ कोहैबिटरी रिलेशनशिप अमंग सेम सेक्स कपल, कि वो शादी करके एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाए। तो ये तो जस्ट एक अभी स्टार्ट हुआ है, आगे जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पेज पे ही ये है अप्रैल PMI सिग्नल्स सर्विसेज सेक्टर हैड बेस्ट एक्सपेंशन इन 13 ईयर्स। तो इसके बारे में देखेंगे। इंडियन सर्विस सेक्टर रिकॉर्डेड इज हाइएस्ट अपटिक इन न्यू बिजनेस एंड आउटपुट लेवल। मतलब बढ़ा है, ठीक है, हाईएस्ट अपटिक देखा गया है जो भी न्यू बिजनेसेस और आउटपुट लेवल रहे हैं। और ये जो बढ़े हुआ है, जो ये देखा गया है गेन, वो जून 2010 से देखा गया, ठीक है, 2010 से। ओके, लेड बाय स्ट्रॉन्ग अपटर्न इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेगमेंट एज पर द सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स विच rebounded from decline 57.8 in March to 62 in April। and तो इसमें कहा जा रहा है जो ये है न्यू रिपोर्ट ऑर्डर expanded for the third month in succession and at faster pace over the period। तो देखो, इसमें कुल मिला के आपको यहाँ से ये जानना है कि जो PMI है उसमें ये बताया गया है जो सर्विस सेक्टर है
उसका एक्सपेंशन हुआ है, और ये लास्ट जो 13 ईयर्स है वो उस तब से देखा गया है। तो बस इसको जानना है आपको, जस्ट फॉर द नॉलेज यहाँ से देखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे फिर एक आया हुआ है, देखो, गारंटीड पेंशन इज़ नॉट बैड इकोनॉमिक्स। इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। विद मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसिंग रिवर्जन टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड इतनी बार डिस्कशन होता रहा है न्यूज़ में, दो मतलब उसके अपोजिशन और पार्टी में सारी चीज़ें, तो फिर से इसी ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड इसमें बात की जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है, एंड some more speculating to do the same, debate on pension is hotting up, most economists have flown upon the arguing, मतलब वो आर्ग्यू कर रहे हैं बहुत, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं, दिस इज़ बैड इकोनॉमिक्स ऑन एट लीस्ट 2 ग्राउंड, मतलब उनको कहना है कि ये बैड इकोनॉमिक्स है, और उसका 2 ग्राउंड, उन्होंने 2 ग्राउंड के बेसिस पे उन्होंने कहा है। पहला, सिंस स्टेट हैज़ टू बियर फुल बर्डन ऑफ पेंशन, मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि क्या करना पड़ता था, स्टेट को ही, मतलब गवर्नमेंट को ही पूरी तरीके से बर्डन जो रहता था पेंशन का वो उठाना पड़ता था। इट विल बिकम फिजिकली अनसस्टेनेबल इन द मीडियम टू लॉन्ग रन, और कह रहे थे कि ये एक तरीके से अनसस्टेनेबल होगा, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए, मतलब अगर लंबे समय तक इसका जो बोझ है इसको बियर नहीं कर सकती गवर्नमेंट, कि पूरी तरीके से जो होता था, इसको पूरी तरीके से इसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे होता था। सेकंड, उन्होंने क्या बताया है, किस वजह से आर्ग्यू किया है कि ये बैड इकोनॉमिक्स है जो ओल्ड पेंशन का, सच एज अनसस्टेनेबल राइज इन पेंशन एलोकेशन इन बजट कैन ओनली कम एट कॉस्ट ऑफ अदर प्रेसिंग वेलफेयर एक्सपेंडिचर अलॉकेट टू पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्टर। तो मतलब इनको जैसे कि पेंशन अगर बढ़ा के दी जाती थी तो क्या होता था, कॉस्ट ऑफ द अदर प्रेसिंग वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्टर को उन पे खर्चा किया जा सकता था, अब इनको जैसे होता नहीं कि पेंशन दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो पैसा इधर ही चला जा रहा है, तो जिस पे वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स जो अच्छे काम, मतलब मानव कल्याण के लिए या पुअर या मार्जिनलाइज सेक्टर के लिए, सेक्शन के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए मनी जो है वो अलॉट हो पाएगी, उसके लिए और मनी जा पाएगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, द ओल्ड पेंशन स्कीम देयर फॉर दे आर्ग्यू इज़ अ केस ऑफ एलीट वर्कर गेनिंग एट कॉस्ट ऑफ देयर ब्रेथ इन लोअर ऑन द इनकम लैडर। तो मतलब बस वही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं सही है, और ग्राउंड भी इन्होंने दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही है। बोथ द आर्ग्यूमेंट एज्यूम द फिजिकल रेवेन्यू टू बी फिक्स विच नीड नॉट विल बी केस इफ द गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर वर्कर आर आस्किंग गारंटेड पेंशन इन प्लेस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम विच फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू रिटर्न अवेलिंग इन दी मार्केट। तो देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स CGPS ऑफ 50% ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन एड्रेस टू, अच्छा लेकिन अभी क्या कहा गया है आपको पता है, जो ये हुआ है इसमें अभी ये बोला गया है कि अब जो भी मतलब पहले तो ये होता था कि आपको जो मिलती थी सैलरी वो तो मिलती थी, आपको अलग से पेंशन मिलती थी, और आप जब रिटायर हो जाते थे उसके बाद आपको पेंशन मिलती थी, फ्रेंड बोनस जो भी है। पर अभी हो गया है कि आपको पेंशन अपने ही जो सैलरी है उससे कटवानी पड़ेगी, और फिर आपको वो चीज़ ही प्रोवाइड की जाएगी। शॉर्ट में अगर आप समझो तो यही कुल मिला के कहने की बात यहाँ पे है, ठीक है। तो यही है कि पहले पेंशन मिलती थी, अब आपकी सैलरी से ही काट के आपको दिया जाएगा, तो अलग से ऐसे पेंशन की सुविधा अब नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो बात की जा रही है, यूरोप यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशिया ऑयल डिस्पाइट सैक्शन। तो यूरोप क्या कर रही है, यूज़ कर रही है इंडिया और चाइना को रशियन ऑयल के लिए, ठीक है, और सैंक्शन लगा हुआ है उसके बावजूद। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर हैज़ पब्लिश्ड, मतलब जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है उसने पब्लिश किया है डेटा ड्रिवन स्टडी, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया है लूप होल दैट इनेबल यूरोपियन यूनियन, मेजॉरिटी ऑफ G7 नेशन एंड ऑस्ट्रेलिया टू इनडायरेक्टली ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम रसिया थ्रू इंडिया एंड चाइना। अब ये जो ले रही है वो किसके थ्रू ले रही है, इंडिया और चाइना के थ्रू ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, डेस्पाइट हैविंग बैन ऑन रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्टेड ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बल्कि सैंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, रशिया के जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम, उसके बावजूद भी जो EU है और मेजॉरिटी जो G7 है, जैसे
एंड ऑस्ट्रेलिया वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ऑयल रसिया से इंडिया और चाइना के थ्रू, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। The EU, as part of the border price cap coalition, has banned or limited seaborne import of the Russian crude oil and established a $60 price cap on its December. तो $60 प्राइस कैप भी लगा था दिसंबर 5, 2022 में। ये चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो कल ही हमने पढ़ा था ना, कल या परसों में, लॉन्ड्रोमैट नेशन की बात की गई है, तो इसकी भी देखेंगे। 1 ईयर फॉलोइंग रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है, आप देख रहे हो ये 1 ईयर से ज़्यादा होने को है, ठीक है, रशिया के जो इन्वेजन किया है उसने यूक्रेन पे। कंट्रीज इम्प्लीमेंटिंग प्राइस कैप रिस्ट्रिक्शन, तो एक प्राइस कैप रिस्ट्रिक्शन लगाया कंट्रीज़ ने। इंक्रीज देयर import of refined oil product from China, India, Turkey and UAE and Singapore. These 5 nations known as laundromat. कल परसों वाले शॉर्ट नोट में भी हमने वो चीज़ देखी। अब देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी हम शॉर्ट नोट में मेंशन है, या फिर हमें मेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। तो इसमें कौन सा है, चाइना, इंडिया, टर्की, यूएई एंड सिंगापुर, 5 नेशन विच इज़ कॉल्ड laundromat. Countries have argument that purchase of the Russian oil, processed it and export and impose to countries enforce action on the Russian oil. ये चीज़ यहाँ पे है। Laundromat countries imported more Russian crude oil compared to the year before war. तो जो ये लैंड्रोमैट कंट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट कराती थी रशियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल को, क्रूड में कच्चा तेल होता है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल को जो इंपोर्ट कराती थी वो क्या कराती थी, हाँ ज़्यादा कराती थी पहले, ठीक है, अभी के कंपैरिजन पहले ज़्यादा लेती थी। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इनटू चाइना, चाइना में इंक्रीज़ हुआ है 39.8 मिलियन टन्स इन 1 ईयर बिफोर इन्वेजन, ठीक है, 57.7 मिलियन टन 1 ईयर पोस्ट द इन्वेजन, ठीक है। तो किस तरीके से इंक्रीज़ देखा गया है ये भी यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है, चार्ट बना के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बस ये जाना कि हाँ EU और ये सब भी इंडिया और चाइना के थ्रू ले रहे हैं, और सैंक्शन लगाया गया उसके बावजूद यूरोपियन यूजेस इंडिया चाइना टू गेट रशियन डिस्पाइट सैंक्शन। तो बस इसके लिए हमको IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानने की ज़रूरत थी, और इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हम नहीं मेंशन करेंगे लैंड्रोमैट वगैरह, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे देख लो, EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट की बात यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आफ्टर इंटेंस लास्ट मिनट नेगोशिएशन इन द पास्ट फ्यू वीक ऑन द हाउ टू ब्रिंग जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैप, यानी कि GPAIS, जैसे कि OpenAI में कौन सा है, ChatGPT। Under the ambit of regulation, member of European Parliament reached a parliamentary deal this week on a new draft, मतलब न्यू ड्राफ्ट तैयार किया है, यूरोपियन यूनियन एम्बिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, फर्स्ट ड्राफ्टेड 2 years अगो, पहले ड्राफ्ट किया गया था इसको 2 साल पहले पहली बार ड्राफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें बात की जा रही है, वाई रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब क्यों रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बिकम ऑमनी प्रेजेंट, तो ये ऑमनी प्रेजेंट हो बन, ठीक है, ऑमनी प्रेजेंट बन रहा है, एंड देयर एल्गोरिदम मोर एडवांस, मतलब जिसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करने के लिए कैपेबल है, जैसे कि ये परफॉर्मिंग ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा टास्क कर सकता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंस तो है ही है, रिकमेंडिंग म्यूज़िक, ड्राइविंग कार, मतलब सेल्फ ड्राइविंग, ठीक है, हो जाएगा, मतलब कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिटेक्टिंग कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं AI बेस्ड टूल्स के, इवन डिसाइडिंग वेदर यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अ जॉब और नॉट, तो ये भी AI के द्वारा किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, AI से किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे बताई गई हैं, ठीक है। ओके, द ड्राफ्ट ऑफ AI एक्ट ब्रॉडली डिफाइन AI एज सॉफ्टवेयर that is developed with one or more of the technique that can for a given set of human defined object। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, जो आप देख सकते हो। व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्रपोजल ऑन जनरल पर्पस AI लाइक ChatGPT, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जस्ट फॉर द नॉलेज हमने देख लिया कि बताना क्या चाह रहे हैं, कि उनका न्यू ड्राफ्ट जो आया है उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो बस ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया स्लिप इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 161 आउट ऑफ 180 नेशंस। मतलब इंडिया जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसकी रैंक जो है 161 हो गई है, 161। और टोटल कितने हैं, 180 नेशंस में से, 180 नेशंस में से 161 हो गई है। इसमें क्या बात की जा रही है ये हम देखेंगे यहाँ पे। इंडियन रैंकिंग इन 2023 वर्ल्ड फ्री प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज स्लिप्ड, कम हुई है, नीचे आ गई है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग रिपोर्टर्स के द्वारा, ठीक है, उसमें ये चीज़ें पता चली है। इन कंपैरिजन पाकिस्तान हैज़ फार्ड बेटर देन इट कम टू मीडिया फ्रीडम एज इट्स प्लेस 150। इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी बताई गई है, ठीक है। हमारी 161 है, उनकी 150 है। एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, उनका लास्ट ईयर 157 था। इन 2020 इंडिया वॉज 150 और 2022 में 2022 में इंडिया 150 थी और अभी हम 161 चले गए हैं। तो आप देख सकते हो इस बार जो है वो रैंकिंग जो है वो स्लिप हुई है, रैंकिंग कम हुई है। श्रीलंका ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन इंडेक्स रैंकिंग 135th ईयर अगेंस्ट 146 इन दी 2020। तो मतलब उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है श्रीलंका की। नेबरिंग कंट्रीज अपनी देख लो, पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी हुई है, श्रीलंका की रैंकिंग अच्छी हुई है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क जो है वो टॉप 3 पोजीशन है प्रेस फ्रीडम में, ये याद रखना है हमको, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया है टॉप 3 पोजीशन प्रेस में, प्रेस फ्रीडम में। जो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया है वो बॉटम 3 है। नॉर्थ कोरिया का तो सब लोग गेस मार सकते हैं कि वो बॉटम में होगा, और साथ ही साथ वियतनाम और चाइना भी बॉटम में है, क्योंकि ये समवेयर यहाँ पे जो है चाइना में भी जानते हो कि कोई भी चीज़ सब गवर्नमेंट वहाँ हावी है, तो ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे पता नहीं चलती हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कम आउट विद द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम एवरी ईयर। RSF इज़ एंड, देखो जो RSF जिसने निकाला रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, RSF जो है वो इंटरनेशनल NGO है whose self proclaimed aim to defend and promote media freedom। तो क्या करता है वो, डिफेंड करता है, प्रमोट करता है मीडिया फ्रीडम को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। ये याद रखो, अगर पूछ लेता है RSF से रिलेटेड तो ये इंटरनेशनल NGO है जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड है और जिसका एम क्या है, वो डिफेंड करता है और प्रमोट करता है मीडिया के फ्रीडम को, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इट हैज़ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ है, ठीक है। और कंसर्न राइज द इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एंड प्रेस एसोसिएशन रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट वॉइसिंग देयर कंसर्न ओवर कंट्री डीप इन दी इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई जो हमारी ज़रूरी थी, हमने उसको देख लिया। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे और हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। जयशंकर टू होल्ड टॉक विद चाइनीज़ रशियन मिनिस्टर टुडे। तो जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी, वो चाइना, रशिया और रशियन मिनिस्टर से बात करने वाले हैं, इसके लिए आया हुआ है। तो क्या आगे बात होगी फिर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे फिर हम पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, IMD फोरकास्ट अ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट वीक। तो IMD जो है वो फोरकास्टिंग में उनके आया है कि बे ऑफ बंगाल में नेक्स्ट वीक साइक्लोन को लेके। आप देखो, फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म दिस ईयर विल बी कॉल्ड मोचा। देखो ये आप सबको पता है, सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हर बार जो साइक्लोन निकलता है उसका नाम होता है, ठीक है। तो इस बार का जो साइक्लोन होगा उसका नाम रहेगा मोचा। Weather agency says various models suggest that the cyclone could form by May 9। मतलब May 9 तक वो साइक्लोन आ सकता है, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है। ग्रो टू अ सर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म द नेक्स्ट डे। ओके, तो ये फोरकास्टिंग जो है वो किसके द्वारा की गई है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और वेडनेसडे को उन्होंने इस बारे में बताया है कि नेक्स्ट वीक ऐसा संभावनाएं हैं साइक्लोन आने की, और जिसका नाम मोचा रखा गया है, ये भी याद रखना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज लाइकली टू डेवलप ओवर सदर्न बे ऑफ बंगाल अराउंड May 6, ऐसा वो उनका बोलना है। लो प्रेशर एरिया
यूजुअली प्रिकर्सर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। लो प्रेशर एरिया पे साइक्लोन बनता है, ये याद रखना। ये सारी जो चीज़ें बेसिक बेसिक बताई जा रही है, ये ज्योग्राफी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनका क्या होगा, उनको ऑलरेडी पता होगा। अकॉर्डिंग टू IMD सर्कुलेशन इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। IMD हैव अ 5 स्टेप क्लासिफिकेशन। उनका 5 स्टेप क्लासिफिकेशन है साइक्लोन को लेकर के। रिलेटिवली वीकेस्ट क्लासिफिकेशन जैसे कि साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग 65 to 68 kmph होगा, और स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग 222 kmph से ज़्यादा होगा, और सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग जो होगा वो 89 to 117 kmph होगा, ठीक है। इज जस्ट वन स्टेप अबव साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग, ओके। और सुपर साइक्लोनिक का तो आप देख रहे हो मोर देन 222 होगा। Depending on the location of storm and existing weather condition, it is possible for storm to gain or reduce in strength. Cyclone are more frequent in Indian neighborhood, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है कि जो साइक्लोन है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है इंडिया के नेबरहुड अराउंड मई, अक्टूबर एंड नवंबर, और कोइंसाइड विद द एडवेंट एंड डिपार्चर ऑफ द मॉनसून। दिस विल बी द फर्स्ट साइक्लोन। ये पहला साइक्लोन होगा इस साल का, 2023 का फर्स्ट साइक्लोन होगा ये, ठीक है। और इसे क्या बोला जाएगा, मोचा, साइक्लोन मोचा। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। द नेम वॉज प्रपोज्ड बाय यमन। यमन ने ये नेम प्रपोज किया है, कंट्री जो है उसने, ठीक है। आफ्टर अ रेड सी पोर्ट सिटी फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेमिंग साइक्लोन। आपको पता है कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारी वो डिसाइड करती है नेम हर बार का, तो इसलिए यमन ने इस बार जो नाम है वो प्रपोज किया है, और उसका नाम है मोचा, ठीक है, ओके। मोहबात्रा डायरेक्टर जनरल IMD है, उन्होंने कहा है वाइल ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द साइक्लोन वुड ओनली इमर्ज लेटर, द करंट वार्निंग सिस्टम फॉर फिशरमैन, seafaring vessels and the fishing community should avoid the water of the southern southeast Bay of Bengal after the May 7 because it will be turbulent। तो मतलब फिशरमैन वगैरह को एक तरीके से वार्निंग दे दी गई है कि वहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव ना रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे फिर हमारा देखो आ गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज टू कॉस्ट इंडियाज 85.6 लाख करोड़ बाई 2030। यहाँ पे क्या बात हो रही है ये देखेंगे। RBI डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च सीज नीड टू कट एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 5% एनुअली। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द क्यूमुलेटिव टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो फोकस की जा रही है क्लाइमेट चेंज पे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एस्टिमेटेड है कि 85.6 लाख करोड़ बाई 2030। RBI डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च सेड इन इट्स रिपोर्ट। इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग द नेट जीरो टारगेट बाई 2070। इंडिया का जो गोल है अचीव करना नेट जीरो, ठीक है, 2070 तक, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वुड रिक्वायर एन एक्सेलरेटेड रिडक्शन इन दी एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई अबाउट 5% एनुअली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट रिवील दैट द पब्लिक सेक्टर बैंक में बी मोर वनरेबल देन प्राइवेट सेक्टर बैंक। बताया जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो जो टेस्ट हुआ है क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट, वो रिवील करती है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो हो सकता है कि मोर वनरेबल रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करनी थी। शॉर्ट नोट में ऐसा आज कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, बस प्रेस फ्रीडम वाला जो है उसका शॉर्ट नोट है, तो वो आप वीडियो रोक करके एक जगह बस नोट कर सकते हो कि प्रेस फ्रीडम में हमारी कौन सी रैंकिंग। हालांकि ये तो आपको याद ही होगी 161 अपनी रैंकिंग है 180 में से, ठीक है, और 2022 में 150 थी अपनी, ठीक है। और जो नेबरिंग श्रीलंका है और पाकिस्तान है उनकी रैंकिंग कंपेरेटिवली सही हुई है, और अपनी जो है वो घट गई है, ठीक है, नीचे आ गई है अपनी रैंकिंग। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए डिस्कस करना था। तो आज शॉर्ट नोट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आज शॉर्ट नोट मैं नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि वैसा कुछ लिखने का नहीं है। बाकी कुछ होगा तो वो कल हम देख लेंगे, कल शॉर्ट नोट में अगर आज का आपको चाहिए होगा वो है, वैसे कि आप वो लिख सकते हो प्रेस फ्रीडम वाला, अदरवाइज़ मैं कल वाले में लिख दूँगी, ठीक है। तो बस ये आज का था। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।